मौलिक अधिकार भी हो गए, नीति निर्देशक तत्व भी हो गए। तो एक सामान्य सा क्वेश्चन बनता है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, है ना। तो दो क्वेश्चन की संभावना देखिए, एक तो ये सिंपल क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, ठीक है, 100 वर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है। चूंकि इस बार एक क्वेश्चन संविधान के मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा पर क्वेश्चन एराइज हो चुके हैं, और क्वेश्चन का प्रारूप था सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार या विभिन्न निर्णयों के आधार पर भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे की विवेचना करें। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। तो इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन की संभावना में बनती है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग प्रारूप है लेकिन आंसर वही होगा, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर भारी है, या फिर नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकार को अधिक वरीयता प्रदान की गई है। क्वेश्चन का प्रारूप कैसा भी हो, अपने को आधार वही कुछ संविधान संशोधन, विशेषकर 25वां अमेंडमेंट, 25वां संविधान संशोधन, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से दो निर्णय। तो दो निर्णय, एक चंपकम बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला केस, और एक दूसरा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ठीक है। तो तीन बातों को अगर ले लेंगे, 25वां संविधान संशोधन, सबसे पहले आपका चंपकम बनाम मद्रास राज्य है, अभी इस पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन, है ना, चंपकम बनाम मद्रास राज्य 1950, चंपकम बनाम मद्रास राज्य, है ना। 25वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन 1976, 70 इसे देखना पड़ेगा, 76 है। और एक आपका मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला 1980। इन तीन निर्णयों के आधार पर हम लोग ये देखेंगे, 25th अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के समाप्त होने के बाद, सिलेबस में ये हो जाने के बाद, दो क्वेश्चन की संभावना यहाँ बन रही है 100 वर्ड्स में। एक मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, या मौलिक अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई है, या नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। सबके आंसर वही होंगे और आंसर के आधार बिंदु ये बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार अगर सिंपल रूप से अगर देखिएगा तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के तहत है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों का संबंध व्यक्ति से, व्यक्ति संबद्ध है, पर्सनल है, किसी व्यक्ति से ही संबद्ध रहेगा, ठीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व का संबंध राज्य से है, ठीक है। मौलिक अधिकार नागरिकों को, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, है ना, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को, यानी व्यक्ति को अधिकारों की पदायगी है, अर्थात उनकी प्रकृति राज्य के संदर्भ में नकारात्मक है, क्योंकि वह राज्य की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। राज्य उन पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, हालांकि युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन वो विशिष्ट परिस्थितियां होंगी। क्लियर है। तो राज्य के संदर्भ में मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य से की गई अपेक्षाएं हैं, राज्य से की गई आशाएं हैं, तो ये सकारात्मक अभिव्यक्ति है। अर्थात प्रकृति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर प्रकृति देखी जाए तो प्रकृति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है,
क्लियर है? तो एक व्यक्ति केंद्रित है, ठीक है, पर्सन सेंटर्ड है, ठीक है। कौन? मौलिक अधिकार। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह राज्य केंद्रित है और राज्य के संदर्भ में समाज केंद्रित है। मौलिक अधिकार राज्यों से अपेक्षा है कि वह व्यक्ति को प्रदान करेगा, उस पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं लगाएगा, अर्थात मौलिक अधिकार की प्रकृति राज्य के संदर्भ में नकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व राज्य से संविधान निर्माताओं द्वारा या संविधान के द्वारा राज्य के प्रति की गई अपेक्षा है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में या मौलिक अधिकार पर अनावश्यक प्रतिबंध की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति अनुच्छेद 32 देखा था आपने, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत सीधा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, मीन्स जस्टिसेबल या जस्टिफेबल। क्लियर है? लेकिन नीति निर्देशक तत्व की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अर्थात राज्य से जो अपेक्षा है और राज्य उसे पूरा ना कर पा रहा है तो प्रभावित व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, मीन्स नॉट जस्टिफेबल और नॉट जस्टिसेबल। क्लियर है? लेकिन संसाधन जैसे ही होंगे, राज्य के पास संसाधन जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, राज्य उन नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का दर्जा दे सकता है संविधान में संशोधन के जरिए। तो ऐसा ही एक संशोधन आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार के संदर्भ में देख सकते हैं, जो 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 क या 21 कैपिटल ए के रूप में जोड़ा गया। क्लियर है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, ये क्वेश्चन की संभावना बनती है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, टेबुलेशन कर दीजिएगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। सेंटेंस को पूरा नहीं करेंगे, जस्ट जो अंतर का बिंदु है उतना ही रखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखिए संविधान के भाग 3 के अंतर्गत चंपकम, ये अभी आएंगे, हाँ आएंगे। यहाँ पहले आप लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के तहत 12 to 35, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के तहत शामिल, 12 से 35 के तहत शामिल। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की तरफ रखिए। संविधान के भाग 4 के तहत, संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल। छत्तीस से 51 में शामिल। दूसरे पॉइंट में आइए, मौलिक अधिकार। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त। तो अगर बोल रहे हैं राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त, तो व्यक्ति में यहां नागरिक भी हो जाएंगे और विदेशी भी होंगे। हाँ, क्लियर है? इसमें और स्पष्ट कीजिए, अर्थात व्यक्ति केंद्रित, पीपुल सेंटर्ड, अर्थात व्यक्ति केंद्रित। अर्थात व्यक्ति केंद्रित। दूसरी तरफ लिखिए, नीति निर्देशक तत्व की तरफ, संविधान द्वारा राज्य को दिए गए दिशा निर्देश, संविधान द्वारा राज्य को दिए गए दिशा निर्देश। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए मौलिक अधिकार में, न्यायालय में वाद योग्य, जस्टिफिएबल, मौलिक अधिकार की तरफ, न्यायालय में वाद योग्य, हाँ वाद योग्य, तथा न्यायालय में वाद योग्य, इस तरफ लिखिए, वाद योग्य नहीं, नेक्स्ट आ जाइए, युक्ति युक्त प्रतिबंध, जस्टिफिएबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड, युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना संभव, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाना संभव, इस तरफ लिख लीजिए, प्रतिबंध लगाना संभव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, राज्य द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाने पर, राज्य द्वारा अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जाने पर अनुच्छेद 32 अंडर आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत प्रभावित व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत प्रभावित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय, तथा अनुच्छेद 226 226 तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, इस तरफ लिखिए, प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय की सुरक्षा नहीं, न्यायालय की सुरक्षा नहीं, इसमें जोड़िए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य से, नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य से की गई अपेक्षाएं हैं, राज्य से की गई अपेक्षाएं हैं जिन्हें राज्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, जिन्हें राज्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरा करेगा। The affected person not secured from the because the directive principles are the expectations, because the directive principles are the expectations of the Constitution from the state which are to be fulfilled by the state, on the availability of resources। ठीक है, चलिए। सड़क पानी भेजने के लिए मैं कोर्ट नहीं जा सकता? नहीं,
राज्य बोल सकता है कि हमारे पास रिसोर्सेस वैसा नहीं है, हम प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसको कंपल्सरी क्यों नहीं बनाया गया? रिसोर्सेस नहीं है, अगर कंपलसरी फंडामेंटल राइट्स दे दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, तो फिर प्रभावित व्यक्ति अनावश्यक रूप से, क्योंकि संसाधनों की सीमितता है, तो संसाधनों की सीमितता की स्थिति में राज्य अचानक से सब कुछ करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा। किसी अदर कंट्री में कंपल्सरी है कि जल, पानी, स्वच्छ जल, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे देशों में शामिल किया हुआ है ना। लेकिन कम से कम पेयजल की उपलब्धता है ना, इसको मानव अधिकार के रूप में तो सहमति है, लेकिन भारत में हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत यह मानता है कि भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान है ना, तो भोजन, वस्त्र और आवास है ना, और आवास के साथ स्वच्छ जल, जैसे अभी स्वच्छ पर्यावरण, तो स्वच्छ पर्यावरण भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग अपने निर्णयों में नागरिकों का मौलिक अधिकार माना है कि उसका ये मौलिक अधिकार है कि उसे स्वच्छ वायु मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। तो स्वच्छ वातावरण मिले तो फिर किसी एक की बजाय सार्वजनिक हित को महत्ता दी जाएगी। तो इसी कारण से तो दिल्ली में जैसे सीएनजी को बिल्कुल लागू कर दिया। अब दिल्ली के अंदर जो है वो डीजल वाली ट्रक वगैरह जो है वो नहीं आएंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय, अब इससे तो परिवार इफेक्ट हो रहा है, लेकिन एक परिवार इफेक्ट हो रहा है, 2 परिवार इफेक्ट हो रहा है, और उसकी बजाय सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित मतलब दिल्ली में रहने वाले निवासी, तो फिर एक के हित की बजाय सार्वजनिक हित को वरीयता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? तो अलग अलग निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है कि स्वच्छ पर्यावरण मौलिक अधिकार है, पेयजल की सुविधा मौलिक अधिकार है, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए मौलिक अधिकार है, रोजगार मानव अधिकार तो है लेकिन होना चाहिए, जीने का जरिया क्या होगा, तो फिर रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। तो रोजगार प्राप्त करना किसी नागरिक का मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन यह संविधान में लिखित नहीं है, शामिल नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों के आधार पर अलग अलग निर्णयों में अलग अलग मामलों पर विचार करते हुए उसे मौलिक अधिकार के रूप में मानता है। जैसे सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में मानता है कि सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1), तो अनुच्छेद 19(1) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानता है सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में कि यह मौलिक अधिकार है। क्योंकि अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। क्लियर है? लेकिन अगर लिख दिया जाएगा तो फिर राज्य के पास रिसोर्सेस होने चाहिए। तो राज्य के पास जैसे ही रिसोर्सेस हुए तो शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का, वो मौलिक अधिकार बना दिया। अर्थात प्रभावित व्यक्ति अब न्यायालय की शरण ले सकता है। क्लियर है? हो गया ना ये? नेक्स्ट लिखिए मौलिक अधिकार में राज्य की शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण। राज्य की शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण मौलिक अधिकार की तरफ। राज्य की शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण बोलना है। इट डिटरमिन्स the limitations of the state's power। इस तरफ लिखिए राज्य के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कार्य। राज्य के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कार्य acts as a motivating factor for the state। प्रेरक तत्व के रूप में कार्य, प्रेरक तत्व के रूप में कार्य, कार्य काम, कार्य वर्क, कार्य है ना, बस कार्य। ठीक है ना? मौलिक अधिकार में रखिए कानूनी महत्ता, लीगल इंपॉर्टेंस।
कानूनी महत्ता, इस तरफ नीति निर्देशक तत्व की तरफ लिखिए उपदेश मात्र। क्लियर है? और भी कुछ शामिल कर सकते हैं क्या? देखिए 100 वर्ड्स में रहेंगे। एक और पॉइंट लिख लीजिए, राजनीतिक व लोकतांत्रिक आदर्श से संबद्ध, राजनीतिक व लोकतांत्रिक आदर्श से संबद्ध, रिलेटेड विद द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स। ठीक है, इस तरफ लिखिए लोकतंत्रात्मक व आर्थिक आदर्श से संबद्ध, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स। क्लियर है? ठीक है, 100 वर्ड्स में बहुत संभावना है आने की। जैसा इन्होंने इस बार पैटर्न पूछा है उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पीटी में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अंतर सही नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन एक लाइन में पूछे जा चुके हैं इस बार से पहले वाले में। नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों ही क्वेश्चन पूछ दे रहे। मौलिक अधिकार है वाद योग्य नहीं। तो अब क्लियर हुआ कि वाद योग्य का मतलब क्या है? मीन्स उसकी पूर्ति ना होने पर प्रभावित व्यक्ति डायरेक्ट न्यायालय की शरण लेगा, और न्यायालय की शरण अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में भी पॉइंट आ सकता है। हाँ, इमरजेंसी की स्थिति में भी अनुच्छेद 352 के आधार पर स्टेट इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय मामले को देख सकता है और अनावश्यक पाए जाने की स्थिति में उसे वाइड घोषित करेगा, उसको असंवैधानिक कर देगा। क्लियर है? इसी कारण से तो अनुच्छेद 20 और 21 को, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो बाद में 44वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 20 और 21 को उसकी परिधि से बाहर कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी स्थिति में निलंबित नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अपने नोट्स में भी हैं ये चीजें, पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन सुंदर सा बन रहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, या मौलिक अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्व को वरीयता प्रदान की गई है, या नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मौलिक अधिकार को वरीयता प्रदान की गई है, या फिर भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के सहायक है। क्लियर है? तो कल जो बातें अपन ने की थी, जो रिकॉर्डिंग के रूप में भी उपलब्ध है, आज हो सकता है कि वैसी मनस्थिति में न बने जो कल फ्लुएंसी थी, कि कैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार की व्याख्या में या मौलिक अधिकार की प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, तो जो कल अपनी बातें हुई थी उन सब अनुच्छेदों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है आपको, तब वो क्वेश्चन का आंसर होगा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे की व्याख्या में सहायक है। ठीक है, और ये तीन जो आधार है, चंपकम बनाम मद्रास राज्य 1950, ठीक है, 25वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, ये तीन जो है ये दिखाना है हमें इन तीन की सहायता से कि एक दूसरे से सहसंबद्ध है, ना मौलिक अधिकार ऊपर है ना नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सहायक है। क्लियर है? और जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक दूसरे की व्याख्या करने में सहायक है, या एक दूसरे को स्पष्ट करने में सहायक है, या एक दूसरे को प्राप्त कराने में सहायक है, तो वहां अनुच्छेदों का भी जिक्र होगा, और अनुच्छेदों का जिक्र होने के साथ साथ ये तीन मामले जो हैं इनकी भी विवेचना होगी। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लिए हैं जो बोला मैंने?
मौलिक अधिकार और नीति निरीक्षक तत्व तो एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निरीक्षक तत्व तो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आप अनुच्छेदों को शामिल कीजिएगा, जो कल अपनी बातें हुई थी, यानी पूरा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद और नीति निरीक्षक तत्व के अनुच्छेद दोनों आपको संबद्धता याद होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी कल जो अपन ने बातें की थी। दूसरा क्वेश्चन है जो अब लिखाएंगे, दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबद्ध है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निरीक्षक तत्व पर, मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निरीक्षक तत्व पर वरीयता, प्रेफरेंस, वरीयता प्रदान की गई है। वरीयता प्रदान की गई है। Constitution, fundamental rights are being preferred with respect to, या in comparison with the directive principles of the state. Directive principles of the state. ठीक है, देखिए इन तीन मामलों को देखिए। चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामला 1950 है ना। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला आया, चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में यह कहा कि अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निरीक्षक तत्व के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, तो विवाद की स्थिति में मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निरीक्षक तत्व पर प्रभावी बनाया जाएगा। अर्थात मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निरीक्षक तत्व की तुलना में वरीयता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया 1971 में, और उसके जरिए अनुच्छेद यानी भाग 3 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 31 ग बाहर रहेगा, ग मीन्स 31 कैपिटल सी को अंतः स्थापित किया। मीन्स वह आर्टिकल, वह अनुच्छेद को शामिल किया, और शामिल करके जाहिर है संविधान संशोधन, तो अनुच्छेद 368 368, तो 368 संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 31 ग शामिल किया, जिसमें यह व्यवस्था की कि हालांकि राज्य के नीति निरीक्षक तत्व तो सीधे तौर पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा सीधे तौर पर लागू नहीं कराए जा सकते, किंतु यदि राज्य के नीति निरीक्षक तत्व के अंतर्गत किसी मामले पर, किसी मामले से संबंधित संसद कोई कानून बनाती है, तो उस कानून को इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अवैध या असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता कि संबंधित कानून अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है, इस आधार पर राज्य के नीति निरीक्षक तत्व को लागू करने के लिए या राज्य के नीति निरीक्षक तत्व के अंतर्गत शामिल किसी मामले पर बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किए गए इस संशोधन को संविधान के आधारभूत ढांचा पर प्रहार बताया। तो आधारभूत ढांचा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। तो आधारभूत ढांचा क्या था? आधारभूत ढांचा कि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू अंतर्निहित है, इनकॉर्पोरेटेड है। अनुच्छेद 13 में है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार अमेरिका से लिया गया, अमेरिकी संविधान से। तो न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद द्वारा किसी भी विषय पर बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय देखेगा और संबंधित कानून के अंतर्गत शामिल बातों को संविधान के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर परीक्षण करेगा।
और उसे संविधान के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में वॉइड घोषित कर देगा, असंवैधानिक घोषित कर देगा, अमान्य घोषित कर देगा। तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 25वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया, इससे जो ये व्यवस्था की गई कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किसी विषय को लागू करने के लिए संसद के द्वारा बनाया गया कानून इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित नहीं करेगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित करने से संबद्ध माना। क्लियर हो रहा है? अनुच्छेद 13 प्रोवाइड कर रहा है कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन संसद ने अनुच्छेद 31 ग को अंतः स्थापित या शामिल करके यह व्यवस्था कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत के किसी विषय पर बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे, तो संविधान का यह मूलभूत ढांचा है या आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि भारतीय संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को, तो इसे संविधान के विरुद्ध माना, संविधान के आधारभूत ढांचे पर प्रहार माना। क्लियर है? तो इस कारण अनुच्छेद 31 ग को अमान्य किया। तो वर्तमान स्थिति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में कहा कि ना तो मौलिक अधिकार ऊपर है, ना नीति निर्देशक तत्व ऊपर है, बल्कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या करने में सहयोगी और सहायक है। इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेगी 100 वर्ड्स में। 13 143 राष्ट्रपति मांगेगा राय 143। हाँ, अनुच्छेद 13। हाँ, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, कोई विधि का मामला है, विधि का प्रश्न है। अनुच्छेद 143 एग्जैक्ट बोलेगा तो 143(1), तो 143(1) के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय राय देगा, परामर्श देगा। हाँ, परामर्शदात्री भूमिका जो है सर्वोच्च न्यायालय की वो 143(1) के तहत। अभिलेख न्यायालय 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। और 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय मीन्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये न्यायालय न्यायिक व्यवस्था जब आएगी तो उसमें आएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कोई निर्णय दिया है तो वह निर्णय भारत के विभिन्न न्यायालय में विभिन्न निर्णयों के आधार बन सकते हैं। मतलब वह अपने आप में एक कानून हो जाता है, अपने आप में विभिन्न निर्णयों के दौरान, विभिन्न निर्णयों की सुनवाई के दौरान एक आधार बन सकता है। मीन्स लॉयर कहीं भी कोर्ट में बहस कर रहा है तो बहस में एक आधार ले सकते कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय में ये कहा है, ये देखिए, तो वो डिसीजन का एक आधार बन सकता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदायी शक्ति है, एडवाइजरी पावर है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। क्लियर हुआ तीनों बात? यहां ये क्लियर हुए? संशोधन हो गया था 1971 में। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सुधार करके ये किया कि वरीयता नहीं है, और ये जो संशोधन करके आप व्यवस्था कर रहे हैं ये हमारे न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को आप सीमांकित कर रहे हैं, हमारी शक्तियों को सीमित कर रहे हैं, और यह शक्तियों को सीमित करना ये संविधान के मूलभूत ढांचा पर प्रहार है। सर, इमरजेंसी की भूमिका थी क्या? मतलब हाँ, पहले से हो गया। हाँ, तो ये चीज 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उन्होंने कर दिया था। ठीक है, आपको जो संशोधन, क्योंकि
संविधान संशोधन, संविधान संशोधन मीन्स 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो संविधान संशोधन करना बड़ा आसान काम था। तो लगातार इंदिरा गांधी वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय, इंदिरा गांधी वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में काम ही खत्म कर दिया कि ठीक है आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन हमारा काम जुडिशियल रिव्यू का है, हम तो न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे और हम न्यायिक पुनरावलोकन करके देखेंगे, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार नहीं आना चाहिए। और संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो हम ही करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो फिर इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन जो पहले किया था उसके एवज में ही 1973 में यह कर दिया, और फिर बाद में आकर 1980 में इन्होंने ला दिया कि नहीं, ना ये बड़ा ना ये बड़ा। अलग अलग परिस्थितियों में मौलिक अधिकार की व्याख्या करने में या मौलिक अधिकार के निर्धारण में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्धारण में मौलिक अधिकार सहायक है, ना कि एक दूसरे से कोई बड़ा छोटा है। क्लियर? ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं वरीयता प्रदान की गई है, ऐसा है ना, सेकंड वाला। और पूरक है, उसमें अनुच्छेदों को जोड़ना पड़ेगा आपको। तो कल वाली बातें याद है, उनको जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए इसमें लिखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के दौरान या निर्णयों के जरिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य द सुप्रीम कोर्ट हैज एस्टेब्लिश्ड बैलेंस। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित किया है। Has established a balance between fundamental rights and directive principles। ठीक है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य, कंटिन्यू रखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य इस संतुलन को निम्नलिखित निर्णयों व संविधान संशोधन के जरिए या संविधान संशोधन की सहायता से समझा जा सकता है। यहां से ही जोड़ दीजिए, बैलेंस है ना। which could be understood the following decisions of the Supreme Court and constitutional amendment डैश करके नीचे 1 2 3 ऐसा लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिए चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामला, 1 2 3 ऐसा करके लिख लीजिए नीचे। चंपकम निम्नलिखित ऐसा लिखे ना, डैश करके फर्स्ट चंपकम क है ना, चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामला, चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामला ब्रैकेट में 1950, चंपकम वर्सेस मद्रास स्टेट। सेकेंड वन
25th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वां संविधान संशोधन 1971। और तीसरा रखिए मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला। बनाम भारत संघ मामला 1980। ठीक है, अब एक एक करके लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामले में, चंपकम बनाम मद्रास राज्य मामले में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य किसी प्रकार के विरोध की स्थिति में, किसी प्रकार के विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की है। In this case, the Supreme Court has provided the preference to the fundamental rights in comparison to the directive principles of state if any difference between them arises। क्लियर है? वरीयता प्रदान की है। If any difference between them arises। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। किंतु सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को अप्रभावी करने हेतु बट टू मेक सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इनएक्टिव, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को अप्रभावी करने हेतु तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इंदिरा गांधी सरकार ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हैज पास्ड had made 25th Constitutional Amendment Act 1971, 25वां संविधान संशोधन 1971 तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1971 पारित किया। ठीक है, और संविधान में अनुच्छेद 31(ग) एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31 कैपिटल C और संविधान में अनुच्छेद 31(ग)
31 ग को शामिल कर and article 31C was added after that through 42nd amendment 1976 और बाद में शामिल कर बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह व्यवस्था की and through 42nd amendment 1976 the arrangement was made that यह व्यवस्था की कि यदि संसद if the parliament यदि संसद भाग 4 के अंतर्गत आप रुक जाइए, संसद भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व में शामिल भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व में शामिल किसी विषय को प्रभावी करने हेतु या प्रभावी बनाने हेतु किसी विषय को प्रभावी बनाने हेतु कोई कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर उस कानून को इस आधार पर उस कानून को अप्रभावी घोषित नहीं कर सकता है या घोषित नहीं करेगा कि वह कानून अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है। The arrangement was made that if the parliament forms है ना, if the parliament forms any law to implement any subject included in the directive principles then the Supreme Court cannot declare this law void on the ground that this law या formed law is against Article 14 and Article 19 of Part 3। क्लियर हुआ? ये 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर ऐसा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। वास्तव में यह संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की शक्ति को सीमित करने से संबद्ध था। दिस अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड विथ द लिमिटेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित करने से संबद्ध था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने तीसरे में आ रहे हैं, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला में संविधान के आधारभूत ढांचे पर प्रहार माना, which was assumed by the Supreme Court, as an act trying to disturb the fundamental structure of Indian Constitution। क्लियर है? अब देख रहे हैं ये तीसरे से संबद्ध आ गए अपन, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। ठीक है ना? तो यहां ये याद रखिएगा, शब्द सीमा अगर ज्यादा होगी तो यहां आप लिख सकते हैं आधारभूत ढांचा है, तो आधारभूत ढांचा है तो यहां एक लाइन आप जोड़ सकते हैं। अगर ये 300 वर्ड्स में आ गया तो वहां पर संभावना हो जाएगी और लिखने की, तो जोड़ सकते हैं। स्पष्ट रहे कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्पष्ट किया था। ठीक है, तो यहां पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला में, पैराग्राफ चेंज करके मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के सरकार के इस प्रयास को विफल कर दिया। क्योंकि डैश करके फर्स्ट रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 31 ग का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को सीमित करता था। अभी लिखवा दे रहा हूं, सीमित करता था। ऐसे में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग 31 ग का विस्तार अमान्य हो गया।
अमान्य हो गया और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 31 ग किसी कानून को तभी संरक्षण प्रदान करेगा, जब वह कानून अनुच्छेद 39 ख, ब्रैकेट में ख रखिएगा या स्मॉल बी, अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग तथा 39 ग के संदर्भ में बनाया गया। ख 39 ग क्लियर हो रहा है क्या है? सामुदायिक संपत्ति और स्वामित्व नियंत्रण सामुदायिक हित करने का प्रयास, दारुआ संपत्ति और उत्पादनों का संकेंद्रण समान लोगों के अधिकारी नाम। हाँ, व्यक्तिगत हित के लिए संपत्ति का संकेंद्रण नहीं हो और सामूहिक हित के लिए संपत्ति का वो प्रयोग किया जाएगा। तो जब 39 ख, 39 बी और 39 सी के संदर्भ में 31 ग के अंतर्गत कानून बनाया जाता है तो 31 ग प्रभावी होगा। तो कहने का मतलब क्या है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में 31 ग में जो एक्सटेंशन दिया गया था, विस्तार किया गया था 42वां संविधान संशोधन के जरिए, उस संशोधन को समाप्त कर दिया। क्लियर हो रहा है? 42वें संशोधन में और भी चीजें हुई थी। हाँ, एक साथ इसी कारण से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे संशोधन थे। क्लियर है? तो इसी कारण से इसमें 76 में उन्होंने वो कर दिया, 71 से जोड़ा 31 ग और बाद में फिर 76 है, क्योंकि 73 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया कि ठीक है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की है, कीजिए आप। लेकिन हम फिर देखेंगे कि वो संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार ना कर रहा हो, और यह मूलभूत ढांचा है या नहीं है आपके द्वारा किया गया संशोधन, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, वो निर्णय तो हमको करना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से ये जो मूलभूत ढांचा वाली बात थी, ये शब्द, इससे इंदिरा गांधी सरकार परेशान हो गई। इनफैक्ट कहिए तो इंदिरा गांधी परेशान हो गई। तो फिर क्यों ना इनके न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को ही सीमित कर दिया जाए। तो इसलिए ये प्रयास किया गया 76। क्लियर है? 31 ग का विस्तार किया गया और विस्तार के द्वारा अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो प्राप्त है उसको सीमित करने का प्रयास किया। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय कूदा और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में निर्णय कर दिया कि नहीं, 31 ग के तहत ठीक है आपका यह प्रयास कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करे, लेकिन व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित वाला मामला होना चाहिए। और वो सार्वजनिक हित, अगर 31 ग के अंतर्गत आप कोई कानून बना रहे हैं और वह कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित किसी विषय पर है, तो उस विषय का आधार, उस कानून का आधार 39 ख और 39 ग होना चाहिए, ना कि 31 ग के अंतर्गत बनाया गया कोई भी कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय से संबंधित प्रभावी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यानी हमारी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पर प्रहार था, हम उसको फिर से सुधार कर रहे हैं। और 31 ग आपका ठीक है, अंतर स्थापित किया है, ठीक है, वो अनुच्छेद चलेगा, लेकिन उसका प्रयोग करते हुए अगर आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किसी विषय पर कानून बनाते हैं तो वह कानून तभी तक प्रभावी होगा जब तक वह विषय से संबंधित बनाया गया कानून अनुच्छेद 39 ख
और 39 या 39 ग से संबद्ध हो। क्लियर है? ठीक है। हाँ। गवर्नमेंट में इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि इन लूपहोल्स को जान पाए। इंदिरा गांधी सरकार तो डिक्टेटरशिप था ना उनका। फिर भी कुछ कानून बना रहे हैं कि लूपहोल होंगे जो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। जैसे 2 लूपहोल अभी निकल के उन्होंने बोला कि लोकल वरीयता का संबंध ना होकर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध है। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के दौरान यह माना कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य सूक्ष्म संतुलन की स्थिति है। ठीक है ना? सूक्ष्म संतुलन की स्थिति है, अतः इनके मध्य वरीयता का संबंध ना होकर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध है। ठीक है? सेकंड पॉइंट कर। हाँ। In this decision, the Supreme Court assumed that a microbalance exists. A microbalance exists between balance EXISTS exists between fundamental rights and directive principles, and so and hence a cooperative relation exists. Cooperative relation exists between them in lieu of cooperative relation exists between them in lieu of क्या बोला जाए? इन लिeu ऑफ वरीयता ना होकर सहयोगात्मक संबंध है। तो सहयोगात्मक संबंध तो लिख लिया। हाँ, प्रेफरेंस इन लिeu ऑफ प्रेफरेंशियल रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? अब जाके ये आपका समाप्त हुआ नीति निर्देशक तत्व। तो 3 पन्ने का होगा, 3 पन्ना नहीं, वो हैंडराइटिंग पर डिपेंड करेगा। है ना? हैंडराइटिंग पर डिपेंड करेगा। सामान्य रूप से 100 वर्ड्स एक लाइन में 10 वर्ड्स माना जाता है, लेकिन ऐसा गिनना नहीं है, अपने अनुमान। हाँ, इधर से भी मार्जिन रहेगा तो इतने ही में जाएगा। हैंडराइटिंग पर भी रहता है, कितनी बड़ी हैंडराइटिंग है। क्लियर हुआ? अब है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो ये सेक्शन खत्म हो जाएगा आपका। 4 का अनुच्छेद ठीक है, या आर्टिकल 15 कैपिटल। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल हैं वो ऐसा जाएंगे। अब आर्टिकल 51 ए है, ए क, तो फिर ब्रैकेट में क ऐसे जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं मौलिक कर्तव्य पूरा 11 लिखाऊंगा नहीं, वो अभी लिस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखने की कोई वो नहीं है, आपको लिस्ट दे दूंगा। बस ये समझिए कि मौलिक कर्तव्य क्यों आवश्यक है। हमने पहले भी बोला था कि मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति जो है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है। सब अपने अपने, इमेजिन कीजिए कि सब अपने अपने, अगर बोला जाए कि समाज में अशांति ज़्यादा हो रही
है ना, डिस्टर्बेंसेस हैं, कोई शांत नहीं रह पा रहा है, कोई सीधे रास्ते नहीं जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि हमारा राइट सामने वाले की ड्यूटी है, आपका राइट हमारी ड्यूटी है। अर्थात मौलिक अधिकार अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार की प्रकृति सापेक्ष है। हम एक दूसरे से संबद्ध हैं। तो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा तब होगी जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से मिलाइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य से की गई अपेक्षाएं, मौलिक कर्तव्य राज्य के अंतर्गत रहने वाले निवासियों से की गई अपेक्षाएं। तो अब जोड़ दीजिए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, और सभी अनुच्छेदों को एक दूसरे के सापेक्ष रखिएगा। प्रस्तावना में देखिए अखंडता और एकता बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा कर्तव्य, अखंडता और एकता कौन बनाएगा? राज्य अपने आप में कानून का निर्माण कर सकता है, लेकिन कानून का अनुपालन, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, लॉ को मानना, उसके अनुसार कार्य करना, यह हमें करना है और जो हमारा कर्तव्य है। लेकिन वाद योग्य नहीं है, ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ना ही मौलिक कर्तव्य। तो वाद योग्य नहीं है तो फिर कर्तव्यों की पूर्ति नहीं है, और जब कर्तव्यों की पूर्ति नहीं है तो मौलिक अधिकारों की प्राप्ति बेहतर तरीके से संभव नहीं है। हालांकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य, चूंकि भारत समाजवादी प्रकृति का राष्ट्र है, कल्याणकारी राज्य तो है लेकिन समाजवादी प्रकृति का। प्रस्तावना में हमने ये किया था कि विशुद्ध समाजवाद नहीं है, जहां संपत्ति पर स्वमेव रूप से, पूर्ण रूप से एकमात्र अधिकार राष्ट्र का होता है, वैसा समाजवाद नहीं है, लेकिन समाजवादी प्रकृति है। तो समाजवादी प्रकृति है और भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है, तो फिर उसी सोवियत संघ से बाद में किस अमेंडमेंट के द्वारा? 42वां, है ना, 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 76 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सी समिति द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मूल संविधान में जोड़ा गया 10 कर्तव्य, है ना, 10 कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में जोड़े गए। बाद में फिर 86 अमेंडमेंट भी आया और मात्र 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बना देने से काम नहीं था, बल्कि उनके अभिभावक, उनके माता पिता को उनके कर्तव्यों से जोड़ा जाना था, ताकि वो ऐसा अवसर प्रदान करें, अर्थात उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए खुला छोड़े। तो फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को, 11वें मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो यहां ये भी ऐड होगा। ऑन कर दीजिए। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर उनके अभिभावक और माता पिता, 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 उनके अभिभावक